हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। यस सर, चलिए आज का टॉपिक और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर, दैट इज हमारा है नाम। सबसे पहले चैप्टर का नाम की बात करें तो दैट इज हमारा है पोर्टफोलियो। नाम है पोर्टफोलियो। तो हम एक एक करके पहले नाम को समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो क्या है सर? ये पोर्टफोलियो देखो, बेसिक्स बड़ी सिंपल सी बात करें तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है हमारा क्या। हालांकि इससे पिछले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। जैसे मान लो मेरे पास ना कुछ फंड है। फंड का मतलब पैसा। लेट सपोज कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और इस पैसे को मैं चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, और इस पैसे को मैं चाहता हूं सर, रिकॉर्डिंग लगा दो सर। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग तो लगा दी है। इस पैसे को मैं चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्टमेंट। और सर मेरे मन में 2 ख्याल हैं। नंबर 1, मैं सीधा जाके बैंक में जाके एफडी करा दूं। तो सर ये पोर्टफोलियो नहीं है। नंबर 2, मैं क्या करूं, रिलायंस के शेयर्स में लगा दूं सारा। तो ये भी पोर्टफोलियो नहीं है। नंबर 3, मैं थोड़े से पैसे, यानी मैं 40% अमाउंट मैं एफडी कर दूं एंड बाकी 60% अमाउंट मैं रिलायंस में लगा दूं। सर ये पोर्टफोलियो है। इसका मतलब सर, पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब आप अपने पैसे को एक से ज्यादा जगह पे एलोकेट कर देते हो रिटर्न के पर्पस से, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी सर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, मैंने 20% पैसा डाल दिया रिलायंस में और मैंने 30% पैसा डाल दिया सपोज टाटा में, मैंने 40% पैसा कर दिया डिबेंचर में, और 10% पैसा मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस में। तो ये तो आपने पैसों के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। यानी यहां पे आपने लगाए सर अपने पैसे का 20,000, यहां पे लगाए अपने जितने भी थे 30,000, यानी आपके पास पैसा ही 1 लाख है, उसी को आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो। यहां लगा दिए आपने 40,000 और यहां लगा दिए आपने 10,000। तो जब कभी भी आप अपने पेमेंट को, अपने पैसे को आप सिंपल भाषा में बोलो तो एक से ज्यादा जगह पे लगा देते हो, उसको क्या बोला जाता है सर, आपका ये पोर्टफोलियो बन गया।
यानी पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है सर? पोर्टफोलियो मीन्स व्हेन इन्वेस्ट इनटू टू और मोर ऑफ सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ सकता है सर, डिबेंचर भी आ सकता है, और वैसे मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलूं तो एफडी वगैरह भी आ सकता है आपका, ठीक है ना। जब कभी भी आप अपने पैसे को बहुत सारे जगह पर डाइवर्सिफाई कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे साहब? पोर्टफोलियो। तो हमें पोर्टफोलियो की बात सभी को समझ में आया क्या? मुझे बताइए, सभी स्टूडेंट बताइए एक बार हाँ या ना में कि सर हम पोर्टफोलियो का मतलब समझ गए कि पोर्टफोलियो होता क्या है। यानी अगर हम एक ही जगह पैसे लगाएंगे तो वो पोर्टफोलियो नहीं है, और अगर हम एक से ज्यादा जगह पैसे लगाएंगे तो उसे पोर्टफोलियो बोला जाएगा। अब हम समझेंगे सर पोर्टफोलियो क्यों किया जाता है। पहले बताइए पोर्टफोलियो क्या है, समझ में आया आपको? बहुत सिंपल से लैंग्वेज में हम वैसे अक्सर किया करते हैं, अगर आपको पैसे कहीं लगाने होते हैं तो आप मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी में लगा दिया, थोड़े पैसे बैंक में छोड़ दिए, ये सारी चीजें। क्या किसी बच्चे को यहां तक डाउट कि पोर्टफोलियो क्या है? क्या किसी बच्चे को डाउट? और जो नए वाले एप्लीकेशन पे हैं, आरिफ, अंडरस्टूड। क्या आपको आरिफ मुझे बताना, वीडियो में लैग हो, वॉइस में दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। और बाकी बच्चे जो हैं, दिया, अदिति, इन सभी को, या फिर अंशिका, सुमित जो चैट में लिख रहे हैं, इन सभी को समझ में आ गया? तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी बच्चों को ये पोर्टफोलियो समझ में आ गया सर। शुरू से करा रहे हैं। 10% के नीचे लिखा है, कह रहा है यस सर, यस सर। सर 10% के नीचे क्या लिखा है? इन्फी, इन्फोसिस शेयर्स का नाम है। वैसे इन्फोसिस के नाम से जानते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बड़े प्यार से बुलाते हैं इन्फी, ठीक है। चलिए सर, अब हम पोर्टफोलियो क्यों करते हैं ये समझेंगे। वाई हम पोर्टफोलियो में करते हैं, वाई। अब मैं अपनी बात बताता हूं, एज अ पर्सनल, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया करता था। मैं पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया करता था और मैं क्लासेस भी पढ़ा रहा था। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था, सपोज मैं मॉर्निंग में, अगर शेयर बाजार की बात करें हम, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की, तो ये सुबह पहले 9:30 बजे का समय था, अब थोड़ा घटा के 9:15 कर दिया गया है। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ये स्टॉक मार्केट चालू रहता है। तो मैं क्या किया करता था कि भाई 9:30 बजे एकदम बैठ गया, क्लासेस जनरली शाम को ही होती थी, 9:30 बजे बैठ गया और मैंने एक रिलायंस शेयर खरीद लिया। इसमें लगा दिए मैंने सपोज 10,000 रुपए, इतने पैसे तो थे नहीं तभी। अब रिलायंस शेयर लेके बैठा हूं और उसी को मैं देख रहा हूं कि यार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। एकदम से रिलायंस के अंदर एक बैड न्यूज आई, एक बैड न्यूज आई, और बैड न्यूज आते ही क्या हुआ, रिलायंस का शेयर एकदम से डाउन हो गया, डाउन। पहले इसके अंदर इनका ना गैस का है, तो डाउन हो गया। यानी मेरे 10,000 बच गए सर, 7,000 नुकसान हो गया। अब इससे मैं बड़ा डिप्रेशन में चला जाता था, यार पैसे लगाए शेयर मार्केट में, नुकसान हो गया। और इससे मैं घबरा के क्या करता था, यार क्या पता 7 के अब 6 ना हो जाए, मैं इस शेयर्स को बेच दिया करता था, इसको सोल्ड कर देता था, और 3,000 रुपए जो मेरा नुकसान हुआ उस लॉस को मैं बुक कर लिया करता था। लॉस बुक करने का मतलब लॉस मैंने मान लिया कि भाई साहब हो गया है। जब ऐसा हुआ करता था मैं बड़ा परेशान रहता था इस कारण से, सर क्या हो रहा है ये। और जैसे ही मैं बेचूं तो ये इशू अगर खत्म हो जाए, 2 से 3 दिन के बाद देखूं मैं, मेरे बेचने के बाद ठीक 2 से 3 दिन के बाद इस शेयर का प्राइस फिर से बढ़ने लगता था। फिर मैं सोचता था, जैसे मैं अभी भी बोलता हूं, मैंने एमआरएफ का शेयर 6,000, वैसे 4,000 रुपए में देखा हुआ है,
फिर मैंने एक बार सोचा 6,000 में ले लूं, तो 6,000 में लिया। आज करीब 1.5 लाख के आसपास एक शेयर है। मुझे अभी भी अफसोस होता है, काश वो शेयर में रख लेता तो बहुत फायदे में रहता। और उसको भी मैंने 6,000 में खरीद के मैंने 54-5500 के लॉस में बेच दिया था उसको। तो ये समस्या थी। अब मैं इससे क्या ऐसा छुटकारा पाऊं कि मैं शेयर मार्केट में बने। एक तो तरीका है शेयर मार्केट छोड़ दो, एक शेयर मार्केट रखो और आप थोड़ा सा एक काम करो। अगली बार मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया फिर से। और इस 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, यार किसी कंपनी में बैड न्यूज, कभी मार्केट बैड, कभी क्या बैड चलता रहता है। तो मैंने रिलायंस के अंदर मैंने फिर से शेयर लगाया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे पहले रिलायंस के शेयर हुआ करते थे आरपीएल, आरएनआरएल, रिलायंस कैपिटल, अब भी है रिलायंस कैपिटल, बट पहले बहुत मूवमेंट हुआ करता था। जो अनिल अंबानी के शेयर होते थे, जिसको एडीएजी, अनिल अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का समूह कहा जाता था। जैसे कि इसके अंदर मैंने लगा दिए, मैंने कहा यार बेकार है रिलायंस में, थोड़े कम पैसे लगाओ, 3,000। और उसके बाद मैंने कुछ पैसे लगा दिए टाटा वाले शेयर में। टाटा के बहुत सारे शेयर होते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। टाटा, टाटा के अंदर लगा दिए मैंने 7,000। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके दोनों ही कंपनी में कोई गलत खबर आ जाए एक साथ, कभी नहीं होता। बहुत रेयर, आपकी किस्मत इतनी बेकार है तो आ जाएगी। अदरवाइज दोनों कंपनी में एक साथ न्यूज नहीं आता। और जो सुबह मार्केट में पैसे लगाते, शाम को पूरा न्यूज के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अंदर एक गुड न्यूज आई कि इसका प्रॉफिट बढ़ गया। गुड न्यूज आया कि इसका प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, कमाल हो गया, मेरे तो प्रॉफिट बढ़ के 3,000 लगाए थे और ये मेरे हो गए करीब 4500 रुपए के बराबर। यानी मैं बहुत खुश हूं। इसका न्यूज आया कि रतन टाटा और साइरस मिस्त्री, इसके जो पहले चेयरमैन थे टाटा के, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिस वजह से ये शेयर का प्राइस नीचे गया। ये 7,000 का शेयर अब 7,000 ना रहा, इसके मेरे नुकसान हो गए। कितने सर? अब ये 6,000 रुपए का बचा है। अब मैं सोच रहा हूं यार, एक जगह फायदा एक जगह नुकसान, और अल्टीमेटली अगर मैं दिमाग लगाऊं दिमाग लगाऊं दिमाग लगाऊं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं आज इस शेयर को बेचना चाहता हूं, तो अल्टीमेटली मैं इस शेयर्स को आज बेच भी दूं तो मुझे 4500 यहां से मिल जाएंगे और 6,000 यहां से मिल जाएंगे, मेरे जेब में आ जाएगा 10,500। हालांकि एक बैड न्यूज जरूर आया। बैड न्यूज आने के बाद हमारा नुकसान तो नहीं हुआ, अल्टीमेटली 500 फायदे में ही है। लेकिन अगर गलती से मैं सारे पैसे टाटा में डाल देता तो मैं अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता सर? नुकसान में ही पहुंच जाता। तो बेसिकली मैं एक शेयर में पैसे लगाऊंगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा हो जाए जिसकी लिमिट ना हो। और अगर मैं पैसे लगाता हूं एक शेयर को छोड़ के मल्टीपल शेयर में, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि कहीं से फायदा कहीं से नुकसान, और ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा प्रॉफिट नहीं, कम प्रॉफिट देता है, लेकिन हमारे कहीं से लॉस हो रहा होता है तो उसको कंपनसेट कर देता है। तो हमेशा माना जाता है, हमेशा से पोर्टफोलियो का बेनिफिट यही मिलता है कि आपको कहीं से फायदा पहुंच रहा है और कहीं से नुकसान पहुंच रहा है। अल्टीमेटली अगर आप अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढते हो तो आपके फेवर में ही रिजल्ट आता है। यही काम म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, यही काम एसआईपी वाले करते हैं, यही सब काम करते हैं। कुछ कुछ शेयर्स ले लेते हैं, अगर 10 में से अगर 4 शेयर गिर भी गए तो बाकी तो 6 तो उठे। तो एक शेयर पे हमें क्या मिल गया सर? फायदा मिल गया। तो बेसिकली यही रीजन है कि हम पोर्टफोलियो को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भैया पोर्टफोलियो क्या होता है। जब कभी भी हम स्टॉक को एक से ज्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा रिस्क कम हो सके। हमारा रिस्क क्या हो सके सर? कम हो सके। अगर हम बात करें आगे पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो की जो डेफिनेशन की बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि हमारा मार्कोविट मॉडल है एक, जो 1952 में इन्होंने एक पोर्टफोलियो बना के दिया। इन्होंने कहा कि जितने ज्यादा आप पोर्टफोलियो जितना बेटर बनाओगे, जितना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करोगे, वहां पे आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो रिस्क, जो इन्वेस्टर होता है रिस्क लेना नहीं चाहता।
जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क लेना नहीं चाहता, वो एडवर्स मतलब चाहता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मान लो, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, मान लो आपका एक जगह रिटर्न और रिस्क, अगर आप ऐसा कहोगे सिर्फ रिटर्न मिलेगा रिस्क नहीं मिलेगा तो गलत है, दोनों साथ के साथ मिलता है। मैंने ए पॉइंट कहा कि रिटर्न आपको 10% मिलेगा, और मैंने बी पॉइंट कहा कि आपको रिटर्न मिलेगा मान लेते हैं कि 8%। रिस्क यहां पे भी 16% है और यहां पे भी 16% है। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी और जनरल नॉलेज की बात पूछूं कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, ए के अंदर या बी में, बताइए मुझे, आप ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे या फिर बी में? ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहिएगा या फिर इधर जवाब आ गया सर, ए में, ए में, ए में। सर हम ए में, सभी बच्चों का जवाब है बेसिकली ए के अंदर। मैंने पूछा अगर ए में, क्योंकि रिस्क तो हमारा दोनों में सेम है लेकिन रिटर्न ज्यादा है। तो आप क्या चाहते हो सर, हमारा रिटर्न भी ज्यादा हो जाए और रिस्क भी क्या रहे, तीन चार ऑप्शन में सबसे मिनिमम। अगर मैं दूसरा ऑप्शन आपको दूं, मान लेते हैं ये तो हो गया एक ऑप्शन, इसको हटा दिया जाए। अगर मैंने कहा ए और बी, यहां पे रिटर्न आपको 8% है और यहां भी रिटर्न 8% है, और आपको यहां पे रिस्क 13% है, और ये कि यहां पे रिस्क 14% है। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि आप किस में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो अब भी आपका जवाब आएगा कॉमन सेंस के सर इसके अंदर रिस्क कम है, रिटर्न तो दोनों में सेम है, तो ये। तो इन्वेस्टर जो होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, चाहता है कि रिस्क कम से कम हो। रिस्क क्या हो, हमारा कम से कम हो। इन्वेस्टर जो चाहता है वो चाहता है कि हमारा रिस्क बहुत मिनिमम रहे। तो इसी को मार्क विर्थ ने, मॉडल ने कहा कि भैया आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के और पोर्टफोलियो के टर्म्स में करना है, जिससे आपका रिस्क क्या होता है, कम से कम हो जाता है यहां पे। सर अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न के अंदर हमने पहले कुछ सवाल पुराने, अगर फॉर्मूले को मैं आपको याद दिलाऊं रिटर्न में, तो रिटर्न कैसे निकालते थे सर? रिटर्न निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका था, एक तो पास्ट डेटा के बेसिस पे निकालते थे, पिछला चैप्टर आपको याद हो तो। एक फ्यूचर का एक्सपेक्टेड, अगर मैं पास्ट और फ्यूचर की मैं बात करूं, ये सिर्फ सिंगल सिक्योरिटी का था। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते थे, सिग्मा आपका रिटर्न डिवाइडेड बाय एन, और अगर हमारा एक्सपेक्टेड होता था तो हम करते थे सिग्मा, प्रोबेबिलिटी आ जाता था इनटू में रिटर्न। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल किया करते थे जब हमारे पास सिर्फ एक सिक्योरिटी हुआ करता था। अब तो हम मल्टीपल सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं, एक से ज्यादा सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा रिटर्न निकालने का तरीका अलग आ जाता था। वहां पे पोर्टफोलियो का पॉइंट आ जाता था और वहां पे वेट के हिसाब से चला जाता था। वहां पे किस में चला जाता था सर, वेट के हिसाब से। वहां पे किस में चला जाता था सर, वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से। चलिए ये रहा। हम अगर बात करें पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंदर क्या होगा सर, जब एक से ज्यादा सिक्योरिटी, अभी हम सिर्फ टू सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। यहां पे हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा और रिस्क निकालना पड़ेगा, तभी दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, रिटर्न, और फिर निकालना पड़ेगा रिस्क। तो पहले हम रिटर्न पहले ही हम निकालना सीख चुके हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना हमने नहीं सीखा है। सिंगल सिक्योरिटी का तो सीख लिया है लेकिन पोर्टफोलियो का नहीं सीखा है, तो आज हम इसमें सीखेंगे। बाकी इसका फॉर्मूला क्या था सर, हमारा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या था, हमारा रिटर्न पोर्टफोलियो वेटेड इनटू में R1, वेटेड 2 इनटू में R2, n तक हम लेके जाते थे इसको, और जो भी रिजल्ट आता था वो वेटेड रहता था।
जैसे आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को करते हैं, पहले भी किया हुआ है इस टाइप के सवाल को। मान लिया जाए हमारे पास ए और बी और सी तीन स्टॉक है जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, और प्रोबेबिलिटी अगर हमें गिवन है तो ऐसे सिचुएशन में हमें इनका रिटर्न भी गिवन है। किसका रिटर्न सर? हम रिटर्न निकाल रहे हैं, ए का रिटर्न 22, 14। मतलब हम बात करें, अगर ए को मान लेते हैं हम गुड, ऐसे समझ लेते हैं ये अच्छा स्टॉक है, बाकी बुक में भी ऐसे ही लिखा है, मैंने एबीसी लिख दिया था, ये नॉर्मल है और ये बैड है। यानी ए के अंदर ऐसा है, अगर स्टॉक आपका अच्छा पकड़ा गया तो 22% का रिटर्न मिलेगा, अगर नॉर्मल 100 पकड़ा गया तो 14% रिटर्न देगा, खराब पकड़ा गया तो 7% रिटर्न मिलेगा ही। जबकि बी के अंदर देखा जाए तो ए अगर अच्छा पकड़ा गया तो भैया रिटर्न कम मिलेगा, नॉर्मल में थोड़ा ज्यादा और बैड में ये। तो इन दोनों सिक्योरिटी में अगर पैसे लगाओगे तो आपके पैसे, अगर थोड़े से पैसे इसमें डालो, थोड़े से पैसे इसमें डालो, तो हमारे अगर मार्केट अच्छा रहा तो हम इधर से पैसा कमा लेंगे, लेकिन इधर से थोड़ा कम कमा पाएंगे। मार्केट बुरा रहा, शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, तो हम इस वाले पॉइंट से पैसे कमा लेंगे, इससे नहीं कमाएंगे। यानी अगर मैं आपको यहां पे रिटर्न पोर्टफोलियो की बताऊं तो रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालना बताएं तो क्या होगा सर? रिटर्न आरपी, मैं पहले ए का निकाल के बताता हूं तो क्या होगा सर? सर हमारा पी इंटू में जो हमारा दे रखा है यहां पे, P इंटू में जो रिटर्न है, प्रोबेबिलिटी इंटू में R1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 इंटू में R2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 इंटू में R3। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो हमारा क्या आएगा? 0.3 इंटू में, अगर ये 22% है तो आप 22 ही लिख लीजिए, प्लस 0.5 इंटू में 14 प्लस 0.2 इंटू में 7, तो इसका होगा 0.3 इंटू में 2 6.6 प्लस 0.5 इंटू 14 7.2 इंटू में 7 1.4, इन सभी को जोड़ दें अगर 6.6 तो ये आ गया 15%। यानी यहां से हमें जो रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड है कि 15% मिल जाएगा। अगर हम दूसरे साइड बात करें सर, बी के पॉइंट में बच्चों ने बता भी दिया सर, अगर हम बी का निकालें तो उस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी आएगा सर, बच्चों ने बता दिया 0.5 इंटू में 0.3 इंटू में 6 प्लस 0.5 इंटू में 10 प्लस 0.2 इंटू में 11। तो ये देखा जाए तो 18, 1.8, ये देखा जाए तो 5, ये देखा जाए तो 22, 2.2। तो स्टूडेंट ने बता दिया सर 9.8 लिख लो आप इसका। यानी मैं ये बताना चाहता हूं इनके बीच में रिलेशन, को रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन कैसा है। यहां पे एक जगह पे कहता है कि भैया अगर मार्केट आपका गिरा तो आपको बी स्टॉक फायदा देगा, और मार्केट अगर उठा तो हमें ए स्टॉक फायदा देगा, लेकिन बी स्टॉक कम फायदा देगा कंपैरेटिवली। तो बेस्ट हमारा पोर्टफोलियो वही होता है कि जिसके अंदर दोनों तरीके के स्टॉक हो, जिसके अंदर हमारा पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा सर? सर पॉजिटिव का मतलब मान लो ए है तो ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चले, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा। ये वाला आपका पोर्टफोलियो बहुत बेकार माना जाता है, जब गिरने के टाइम पे आएगा। बढ़ने के टाइम पे तो एकदम तेजी से आपके रिटर्न बढ़ जाएंगे, लेकिन जब गिरने के टाइम पे आएंगे तो तेजी से गिर भी जाएंगे। पोर्टफोलियो कौन से वाला बढ़िया होता है? जिसमें रिलेशन हो नेगेटिव। अगर ए आपका बढ़ रहा है तो आपका बी घटेगा,
अगर बी बढ़ रहा है तो ए घटेगा, तो इसमें आपके रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, इसके अंदर रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर सिर्फ ओनली 9 आएगा। अब 9 आएगा क्या? इसको चलो 9 कर देते हैं, मैंने आपके आंसर को देख के कॉपी कर दिया था। सिर्फ 9 आएगा। ठीक है, तो सर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो हमारा को रिलेशन होना चाहिए, एक तो हमारा पॉजिटिव को रिलेशन है और एक नेगेटिव कोरिलेशन है। सर पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा होगा? सर पॉजिटिव में मतलब सर ए हमारा बढ़ रहा है तो मतलब बी भी बढ़ेगा। अगर ए घट रहा है हमारा तो बी भी घटेगा, यानी दोनों का सेम डायरेक्शन में है। और नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा है सर? जहां पे हमारा अगर ए बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा है तो ए बढ़ गया, लेकिन बी नहीं बढ़ेगा, बी डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे शेयर्स हैं जो कि इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। सेम अगर ए डाउन हो रहा है, मार्केट खराब है, तो बी बढ़ जाएगा, यानी प्लस माइनस। और कहा गया है आपका कोरिलेशन में कि आपका -1 सबसे अच्छा होता है और 0 और 1 इनके बीच में जो नंबर होता है उसी से हम अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हैं, बस है। यस सर, अब ठीक है, ओके। तो हम अभी तक क्या समझ पाए, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो क्यों करते हैं, और हमारे रिटर्न क्या होते हैं, और हमें अगर पोर्टफोलियो बनाने हैं तो किस टाइप के पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसके अंदर दोनों तरीके के शेयर होना चाहिए, जो मार्केट के पॉजिटिव होने पे भी रिजल्ट दे और मार्केट के नेगेटिव होने पे रिजल्ट दे। अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहा तो फिर बेकार रहेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना बहुत जरूरी है। चलिए सर, अब हम बात करेंगे सर पोर्टफोलियो रिस्क की। पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालोगे? हमने अभी क्या देख लिया सर, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकाला जाए, तो रिटर्न तो हमने देख लिया। अब रिस्क कैसे निकाला जाए, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है रिस्क निकालने का, एक फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, रिस्क कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हम यहां पे निकालेंगे। अभी हम सिर्फ दो स्टॉक का सीखेंगे सर, दो सिक्योरिटी का है। हम क्या निकालेंगे सर, कैसे निकलेगा सर? यहां तक सभी को क्लियर है? ए, ठीक है सर। हम कहेंगे सर या तो पोर्टफोलियो का अंडर रूट, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं सर, पोर्टफोलियो में दो अगर स्टॉक है हमारे, मान लो ए और बी, तो ए प्लस बी का ये इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो ए और बी, या ए प्लस बी कह लो। इसको थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला पहले मैं पूरा लिख देता हूं, फिर आप समझना। यहां पे क्या होगा सर, वेट यहां पे क्या होगा सर, वेट 1 का स्क्वायर, ठीक है, वेट 1 का स्क्वायर और इस इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर, वेट 1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर। ये हो गया एक पॉइंट, ये हमारा रहेगा इनटू में, ठीक है ना, ये इनटू प्लस वेट 2 का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इधर कर दें, फिर एक एक करके समझ लेंगे। प्लस 2 इनटू में ए का स्क्वायर, 2 इनटू में, सर अब ठीक है, ठीक है, वेट ए इनटू में वेट बी,
प्लस प्लस इन सभी का अंडर रूट प्लस इनटू में ए और बी, ए और बी इन सभी को ये सर ये फॉर्मूला किसका है अभी देखते हैं और डिस्कस करते हैं। सर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा रिस्क निकालने का। सर ये जो फॉर्मूला कहता है ये रिस्क निकालने का, किसका रिस्क निकालने का? पोर्टफोलियो। जब हमारे पास कितने सिक्योरिटी होंगे? 2। अब हम इसको समझ लेते हैं सर। सर वेट हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा, नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ऑलरेडी निकालना आता है, वेट गिवन होगा, ये गिवन होगा। यहां समझना है हमें सर कोवेरियंस क्या होता है। आपको अच्छे से पता है, अगर आप कोवेरियंस निकालो तो कैसे निकालोगे सर? अगर हम ए की बात करें तो ए माइनस में ए बार का स्क्वायर, यानी इसको डेविएशन बोलते हैं, और प्लस बी माइनस में बी बार, अगर 2 स्टॉक है तो इसका स्क्वायर। सर ये क्या है सर? ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। 2 चीजें हमारा, एक कोरिलेशन है, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दोनों लगभग सेम ही है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो परसेंटेज के टर्म्स में डिफाइन करता है, जो कोरिलेशन है वो नंबर के बीच में डिफाइन करता है, और जो कि हमारा 0 और 1 के बीच का नंबर डिफाइन करता है, जो कि हमारा बेस्ट माना जाता है, जो कि बेस्ट माना जाता है, जो कि बेस्ट माना जाता है। ये इसको इनटू रख दो ऐसे, ठीक है सर। इसको अगर हम और भी डिफाइन करें, बेस्ट माने जाने के कोरिलेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे सर? आर से। सर कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कई बार एग्जामिनर दे देता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए और बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए एंड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी। एक ये फॉर्मूला निकल जाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। अगर हम इस फॉर्मूले को ढंग से देखें तो ये बन सकता है हमारा आर इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ए इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन बी इज इक्वल टू सी ओ बी ए बी। यानी आपको ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी मैंने करके दे दिया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको जो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ना दे डायरेक्टली, आपको किस टर्म्स में दे दे? रिटर्न के टर्म्स में दे दे, स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी दे दे। तो ऐसे सिचुएशन में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम उसकी जगह पे ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यानी सर इसका मतलब इसका तो एक फॉर्मूला और बन सकता है। बिल्कुल, इसमें एक फॉर्मूला और बन सकता है, W 1 स्क्वायर इनटू में स्टैंडर्ड ए का स्क्वायर प्लस W2 यानी वेट 2 का स्क्वायर इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर प्लस 2 वेट ए इनटू में वेट बी और इनटू यहां पे लिख सकते हैं हम ये वाला पार्ट, यानी रिटर्न इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ए इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन बी। आप बताइए क्या इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है या सेम है? आप बताइए जरा, इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है या फिर सेम है? हमारे 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, फॉर्मूला ये वाला करा है मैंने, और ये दोनों फॉर्मूला देखा जाए तो एक ही है। अगर एग्जामिनर हमें कोरिलेशन और कोरिलेशन के फॉर्मेट में देगा तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के फॉर्म में देगा तो हम ये करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अगर डायरेक्टली देगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे। सर अब इसके अंदर क्वेश्चन कहना है कि सर W1 WT ये कैसे आया? तो देखो ये मैथमेटिकल एक है, इसके अंदर हमारे सिलेबस में इतना डिटेल अभी हम नहीं जा सकते,
क्योंकि इतना डिटेल ना तो पूछा जाता है और ना ही पूछते हैं। आपको एग्जाम में सारा क्लीन क्लीन डेटा होगा, उसके बेसिस पे निकालना होगा। तो इसको बहुत डिटेल में जाएंगे, जो कि आपने मैथ्स या स्टैट्स में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। सेम है। ओके सर, चलिए आइए इस पे एक क्वेश्चन हम ट्राई मार लें कि क्वेश्चंस कहाँ हैं सर। चलिए सर, एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है? यू आर गिवन अ पोर्टफोलियो टू सिक्योरिटी, कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। दोनों चीजें बताने हैं, पोर्टफोलियो के रिटर्न भी बताने हैं और पोर्टफोलियो के रिस्क भी बताने हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्टेड, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का दे दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ए का मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बी का मिल गया, एक तरीके से देखा जाए। सर अब सबसे पहले तो मैं तीनों का, अब कहता है कि भैया हमारा जो वेट है इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, कह रहा है कि पहला हम ऐसा करते हैं 50-50 दोनों में पैसे डालकर देख लें। फिर कहता है हम 20-80 डाल के देख लें। फिर कहता है 80-20 डाल के देख लें। तो सबसे पहले तो हम रिटर्न निकालना सीखते हैं, रिटर्न जो कि आपने सीखा हुआ है। रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी दिखा देते हैं सर आपको। रिटर्न का फॉर्मूला अभी लिखा था, ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड, हमारा जो भी रिटर्न होगा वो WR1 R2, जो कि हमने अभी फॉर्मूले में इसको यूज करके निकाला भी था और आपने भी मुझे बताया था। तो ये रिटर्न का फॉर्मूला था, इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे सर। वेट इसके अंदर क्या है आपका 50-50 को ना 0.5 ले लीजिएगा, जहां परसेंटेज हो इसको पॉइंट में डिनोट कर लीजिए, इजी रहेगा। तो सर हम प्लान नंबर 1 की बात करें, प्लान नंबर 1 की बात करें, वेट कितना है 0.5, इसके इनटू किससे करते हैं सर, रिटर्न से। रिटर्न कितना है सर 0.15, और ये भी परसेंटेज में है वो भी परसेंटेज में है। तो आप ऐसा करें ना, ऐसा करें कि जब आप इसको 0.5 है इसका वेट, तो इसको 15 ही ले लें, इसको परसेंट में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि ये 0.5 ही है और ये रिटर्न अगर 15 में दे रखा है तो परसेंटेज हटा के ले लें आप। प्लस 0.5 फिर से इनटू में आपका, अगर दूसरे रिटर्न की बात करें बी का तो 9 है। तो अगर पहला केस हम फॉलो करें तो हमारे पास जो आता है 7.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 12%। अगर हम रिटर्न की बात करें तो 12%। सेम ऐसे ही मुझे पॉइंट नंबर 2 का निकाल के दिखाइए। हालांकि मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए यहां पे रिस्क भी इसका निकाल देता हूं। नीचे क्या कहता है सर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी माइनस में दे रहा है, यानी सर आपको ये आर नंबर दे दिया इसने, आर एग्जामिनर ने। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता आपका, तब हमारा ए इंटू बी करते, यानी आपको ये क्या दे रहा है, आर दे रहा है। तो चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं, हम रिस्क की बात करते हैं। रिस्क यानी सर पोर्टफोलियो के रिस्क की बात करें तो क्या होगा सर, वेट 1 का स्क्वायर आपका इनटू में जो हमारा हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, आप देख लीजिए यहाँ पे, वेट 1 का, और जो ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर, जैसे मैंने लिखवाया था, ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर। या तो मैं ऐसा करता हूँ, इस फॉर्मूले को आपके लिए कॉपी, ये वाला तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपके लिए कॉपी कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते एकदम याद हो जाएगा। चलिए साहब, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेट, अगर हम वेट 1 की बात करें तो हम पहले पॉइंट को ले रहे हैं, तो 0.5 इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर, तो ए का क्या है हमारा 5.3 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 5.3 का स्क्वायर, 3 का, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये पहला पॉइंट। प्लस वेट 2 का स्क्वायर, वेट 2 भी 0.5 है, इसका स्क्वायर इनटू बी का स्क्वायर, तो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में वेट ए का, वेट ए का 0.5 इंटू में वेट बी का वो भी 0.5 इंटू में आर, आर क्या है सर, आर माइनस में है तो माइनस 0.94 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ए कितना है सर 15,
इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी कितना है सर हमारा 9। चलिए आइए इसको पूरे को रूट में डाल दें और फिर सॉल्व करते हैं। तो कुछ बच्चे सॉल्व करने भी लगे होंगे और कुछ ने नहीं भी किया होगा। चलिए सर 0.5 इंटू में स्क्वायर, मैं एक एक करके कर देता हूँ। 0.25 इंटू 5.3 का स्क्वायर, यह आ गया 28.09 प्लस, इसको और एक स्टेप में सॉल्व कर दें। 0.25, ये आ गया हमारा 7.0225, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर इंटू में 4, तो 0.25 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, तो अगर इसको हम यहाँ प्लस करें तो इंटू 4, ये 1 आ गया, प्लस 0.5 इंटू में 0.5 और इंटू में 2, इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो आ गया हमारा 0.5। अब हमें इसको मल्टीप्लाई में ही करना है क्योंकि 0.5 इधर ले लेते हैं ब्रैकेट, 15 इंटू में 9 इंटू में 0.94 इंटू में 0.5, ये आ गया सर 63.45। मैंने क्या किया इंटू 0.94 इंटू 15 इंटू 9, इन सभी को सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 7.0225 प्लस 1 प्लस 63.45, इन सभी को प्लस कर देते हैं, प्लस 1 प्लस 7.225, इसका अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो 8 आ गया। 1.74 फर्स्ट वाले का रिस्क। राघव का कहना है फर्स्ट वाले का रिस्क क्या है। क्वेश्चन सर एसडी लेना है, आपने क्या कोरिलेशन में रिटर्न की वैल्यू ली है, एसडी लेना है। ओके, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, मुझे ये लेना था 5.3 इंटू में 2, जब भी मैं देख रहा था, तो इसको सॉल्व कर 5.3 इंटू में 2, 5.3 इंटू में 2 इंटू में 0.94 इंटू में 0.5, ये आएगा 4.982 प्लस 1 प्लस 7.0225 का अंडर रूट 0.5, ये माइनस में है, दैट्स वाई। अब ये ध्यान रखिएगा एक माइनस में है तो सारा माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, तो 7.225 प्लस 1 माइनस में 4.982 का अंडर रूट 1.73। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, 1.73 आना चाहिए, 1.73। एक बार सॉल्व करिए इसको आप। कैसे करा सर, ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला ना माइनस में दे रखा था, तो इन सबको माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, दैट इज आ जाएगा 7.0225 प्लस में 1 और माइनस में आ जाएगा 4.982, ये आ गया और इनटू रूट करेंगे तो 7374 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, हमने कौन से वाला केस सॉल्व कर लिया सर, ए वाला, ए वाला केस सॉल्व कर लिया सर। हर एक स्टूडेंट को क्लियर है ये वाला केस। चलिए जी, आ जाइए बी वाले स्क्वायर पे।
एक और केस हम कर देंगे, फिर एक केस आप करिएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला को रहने देते हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कहता है 20% आपका और 80% वेट है। तो ए का 0.2 इंटू में रिटर्न 15 प्लस 0.8 इंटू में रिटर्न 9। तो अगर ए का सॉल्व करें तो 15 3 और 9 8 7.2, तो ये आ जाएगा 10.2%। थोड़ा नीचे, ओहो, 10.2%। दीप का 9 पॉइंट, अच्छा 10.2% है ये। अब आ जाइए सर अगले पॉइंट पे। वेट 2, वेट 1 का स्क्वायर, तो 1 का कितना है सर, हमारा वेट 20 और 2 का है 80। तो वेट 0.2 का 0.2 का 0.2 का स्क्वायर इनटू में 5.3 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर इनटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.8। वेट ए, वेट बी, और माइनस इंटू का ही सिंबल है, माइनस 0.94 इंटू में 5.3 इंटू में 2। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए आप। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क। तो 0.4 इंटू में 28.09 28.09 1.1236 प्लस 0.8 इंटू 64 इंटू में 4 2.56 प्लस 0.2 इंटू में 0.8 इंटू में 2 इंटू 0.94 इंटू 5.3 इंटू 2, ये आ गया 31 31.7 31 टू 0.32 इंटू 0.94 इंटू 5.3 इंटू 2, ये आ गया माइनस 3.18848। ठीक है, 1.1236 प्लस 2.56 माइनस 3.18848, इसका अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा इन सभी का अंडर रूट करने पे 0.7036 0.7036। बताइए दो का क्या, तीसरे का आप खुद निकाल पाएंगे? क्या थर्ड का आप खुद निकाल पाएंगे, इस थर्ड का रिस्क? थर्ड का आंसर लिख दो सर, तो निकाल लेंगे। 13.8 और 3.8। यस सर, आंसर लिख देते हैं 14.95
जो रिटर्न है ये होमवर्क में देते हैं आपको। रिटर्न क्या रहेगा सर? आंसर है रिटर्न का 13.8 और रिस्क का 3.86। 3.86, 3.86 कह लो, 8 कह लो, बात एक ही है। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट बताइए? यहां तक क्लियर है आपको? अभी हमने क्या देखा? पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना और पोर्टफोलियो का रिटर्न भी निकालना, दो चीजें हम देख चुके हैं। किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट?